गुड इवनिंग आप सभी को। MSD 10 के खंड 4 की कक्षा आज चौथा दिन है। इसी क्रमांक में हमने प्रेमचंद की कई कहानियां पढ़ी, प्रेमचंद के विचारों को जाना समझा। आज की यह MSD 10 की क्लास, जिसमें 5 कहानियां जो प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं उन पर आलोचना करेंगे। पहली कहानी है सुजान भगत, उसके बाद 2 बैलों की कथा, सवा सेर गेहूं, सदगति और प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन। आज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं प्रेमचंद की। इन कहानियों को पढ़ते हुए कहीं ऐसा लगता है कि हमारे पास ही यह घटना घटा। प्रेमचंद की कहानियों के जो मुख्य विषय वस्तु है उसमें पारिवारिक संरचना को दिखाना, तत्कालीन समाज को दिखाना, एक कहानी के माध्यम से एक ग्रामीण समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना का आज आप परिचय पा सकेंगे कहानी के माध्यम से। और आप देखेंगे कि ये कहानी आदर्श के धरातल पर एक खास युग अथवा पुरानी तथा नई पीढ़ी के नैतिक संघर्ष को व्यक्त करती है। ये कहानी धर्म का एक व्यक्ति के जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या प्रभाव पड़ता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट कहानी के माध्यम से आप समझ सकेंगे। सुजान भगत कहानी एक किसान की सदिच्छा का वर्णन किया गया है सुजान भगत कहानी, और परिवार के यथार्थ का वर्णन आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति अगर मेहनत करता है, मेहनत द्वारा अपनी सार्थकता नहीं सिद्ध कर पाए तो उसके अधिकार अपने आप छिन जाते हैं और दूसरे सदस्य के हाथ में तुम्हारी चाबी चली जाएगी और आप अपने ही घर में जो है एक अधिकारहीन सदस्य की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही आदर्श के धरातल पर रखी गई कहानी की आलोचना आज हम करेंगे। सुजान भगत कहानी। सुजान भगत कहानी एक बड़े ही उदार परिश्रमी प्रकृति का किसान है। मुख्य पात्र है सुजान, जिसके परिश्रम से उसके खेत में सोना उगलती है, धरती सोने जैसी फसल होती है और कुछ धन आ जाने के बाद उसकी वृत्ति धर्म की ओर झुकती है। उसके घर पर अनेक साधु संत, बड़े बड़े अफसर आने जाने लगते हैं। स्थिति यह है कि सुजान के घर में ढेर सारा दूध होता है परंतु एक भी बूंद वह नहीं पीता है। सुजान बहुत ही विनम्र भाव से रहने लगा था, जिससे कि कोई यह न कह सके कि उसे धन का घमंड हो गया। देखो, जब गरीब आदमी के पास धन आता है तो वो किस तरह से विनम्र हो जाता है। वह अपने धन से अपने लिए सुविधा नहीं कर रहा है बल्कि समाज के लिए। उसने गांव में पानी की समस्या निपटाने हेतु कुआं खुदवाया और इसी बीच सुजान की एक दिन इच्छा हो गई कि गया जाऊं, गया एक तीर्थ है। पत्नी ने विरोध किया, विरोध के बावजूद वो गया, तर्पण करने गया और लौटकर वह यज्ञ कराता है, ब्रह्म भोज कराता है। उसकी स्थिति इस गांव में कुछ लोग जलने लगे थे ऐसी स्थिति से कि सुजान के पास इतना पैसा और ये महत् कार्य कैसे कर रहा है। सुजान महतो, सुजान भगत किस दिन से हो गया। नियम संयम से रहने लगा, झूठ बोलना छोड़ दिया सुजान ने, सत्कार्य करने लगा, सत्कर्म करने लगा।
सुजान भगत अब जड़ भगत से निकलकर चेतन भगत में प्रवेश कर गए। अब ब्याज लेना भी गुनाह मांगता है। इस परिवार में सुजान भगत से अधिकार अब छीनने लगे। मसलन घर में क्या होना है, खेत में क्या बोना है, किसे क्या देना है, आदि आदि। पहले जो सुजान इस घर का मालिक हुआ करता था, सुजान के अंदर दान धर्म की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि उसकी पत्नी बुला की एक दिन बेटा भोला उसकी इस प्रवृत्ति का विरोध करने लग गए। उसकी पत्नी ने कहा कि ये क्या आप घर लुटाने में चले हो, और बहुत भला बुरा कहा दोनों ने, उसके बेटे ने और पत्नी ने। एक दिन तो भिक्षा है तो जब सुजान अनाज लेकर चले तो बेटा भोला हाथ से टोकरी खींच लेता है और कहता है, उल्टी शिक्षा देने लेता है, पापा पिताजी भीख भीख की तरह दी जाती है। इसके बाद सुजान भगत को अपनी स्थिति पर घोर चिंता है कि अगर मैं मेरी कमाई से, मेरा कमाया हुआ अगर कुछ दान करता हूं तो इसमें भी मेरे घर वालों को प्रॉब्लम है, तो अपनी कमाई का से मुझे कहां दान देने देंगे। वह जो पत्नी वो तो मेरी अपनी है, पर नहीं, वो बेटों का साथ दे रही है। ऐसा सोच सोच कर सुजान अपने आप को कोसता है कि भगवान ऐसे दिन आ गए। फिर उसने अपने परिश्रम से अपना अधिकार पाने का निर्णय लिया और बिना कुछ खाए पिए खेतों में जाकर कठिन परिश्रम करने लगा, जिसे देखकर तो पत्नी और बेटे दोनों दंग रह गए। एक बार फिर सुजान के कठोर परिश्रम से उसकी खेती सोना बरसने लगी और इसे देखकर गांव वालों को फिर ईर्ष्या हुई। धीरे धीरे सुजान भगत को उसके परिवार में छिने अधिकार फिर से मिलने लगे और वो पैदावार में दिल खोलकर दान करने लगा। अब उसके पत्नी और बच्चे में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब मैं मेरी मेहनत से कमाया हुआ मेरा सब कुछ है, मैं दान दे रहा हूं। इस प्रकार उसे अपनी लगन और परिश्रम से न सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ा ली, बल्कि वह इससे अपने बेटे व पत्नी के दंभ घमंड को भी तोड़ दिया और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त किया। तो कहानी की ये जो छोटी सी कथा वस्तु है, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने किस तरह से कहानी के शिल्प को बनाया, कहानी की भाषा को जोड़ा है। देखिए, प्रेमचंद जब ये कहानी लिखते हैं तो कहानी पढ़ने वाला पाठक को भी ऐसा लगता है कि उनकी लच्छेदार जबान में वाक्यों का स्वाभाविक प्रयोग जिंदगी के अनुभव पर टीका टिप्पणी के साथ चलता है। व्यंग, अनोखी उपमाएं, हास्य बीच बीच में पाठक गुदगुदाते हैं। सुजान भगत कहानी में अगर देखोगे तो कैसे प्रेमचंद ने लिखा कि सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म की ओर, कीर्ति की ओर झुकते हैं। ये एक लाइन देखिए प्रेमचंद की, सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। प्रेमचंद किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में किसानों का आप हर एक रूप देख सकते हैं। तो कहानी में ये सूचना और उसकी वर्णनात्मकता, किस तरह से वर्णन किया, किसान सीधा साधा है। यहाँ ठीक है, सुजान महतो सीधा साधा है, वो धर्म की ओर झुकता है। धन आते ही सुजान के व्यवहार का संक्षिप्त विवेचन हम पाते हैं। तो सुजान महतो सुजान भगत कर दिखा दिया गया है। ये कहानी का शिल्प है। कहानी के शिल्प में कई खंड है, कहानी के 5 खंड। खंड 2 का प्रारंभ होते ही सूचना देता है कि सुजान महतो सुजान भगत हो गए। ये कहानी का शिल्प है।
तीसरे खंड में बुला की दाल चाट रही है, चौथे खंड में सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है, पांचवें खंड का प्रारंभ सुजान भगत में एक नया उत्साह है और कहानी का अंत एक बूढ़े पिता ने जवान लड़कों को परास्त कर दिया। तो प्रत्येक खंड का प्रारंभ, कहानी का अंत बड़े सीधे तरीके से जो किया है प्रेमचंद ने, ये प्रेमचंद की विशेषता। और पात्र जो रचे हैं प्रेमचंद ने, उनके चरित्रों को भी बखूबी रूप से इसमें दिखाने की चेष्टा की है। तो पारिवारिक यथार्थ, आज देखो परिवार में यही स्थिति हो रही है। बुजुर्गों के पास जब तक धन संपत्ति है तब तक परिवार में उनकी पूछ है। आज भी कई, आप पड़ोस में भी देख सकते हैं, आज ओल्ड एज होम खोले जा रहे हैं। परिवार हमारे भारतीय समाज की एक प्राथमिक इकाई है, परंतु मुंशी प्रेमचंद के पूरे लेखन में नगर समाज, उच्च वर्गीय समाज से अलग हटकर एक ग्रामीण समाज को यहाँ पर दिखाने की चेष्टा है। मजदूर किसान के जीवन की दशा और दिशा का कहानीकार है। सुजान कौन है? एक साधारण सा किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे, पूरा परिवार सुजान पर आधारित है। कुछ पैसे सुजान के हाथ में आते ही वो धर्म की ओर मुड़ गया। तो देखो किस तरह से घर वालों ने उस पर आपत्ति की। तो जब एक दिन कोई भिखारी आता है घर पर, जब बुला की दाल छाट रही थी, एक भिखमंगा भीख है तो गुहार लगा रहा है, भिक्षा दो माँ। इस पर सुजान भगत का बेटा माँ से कहता है कि माँ कुछ दे दे रे माँ, भिखमंगे को भीख दे दे। बुला की उपेक्षित भाव से कहती है, क्या कहती है पता है? भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं जो मैं 4 काम करूं? तो प्रथम बार यहाँ पर महतो के मुखिया होने का भ्रम टूटता है। जब भोला सुजान का बेटा अपने पिता की बात की अवहेलना का एक संदर्भ मां को बताता है कि माँ बहुत अच्छे किया, बकता है तो बकने दिया कर पापा, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे ना तो अपने आप बोलना छोड़ देंगे। फिर सुजान का बेटा भोला एक दिन और क्या कहता है, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते रहते रे माँ। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में मत बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता माँ। देखो एक परिवार का मुखिया, क्या उसे घर के मामले में बोलने की कोई अनुमति नहीं है? बेटा समझाएगा कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, वह बुजुर्ग को। ये है घर की यथार्थ दशा। यह है सुजान के परिवार में उसकी स्थिति का नग्न यथार्थ, जहां मुखिया को ही बोलने तक की आजादी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। और हद तो तब हो जाती है जब भिखारी के चिल्लाने के बाद भी उसे कोई भिक्षा नहीं देता है द्वार पर जाकर। जब कोई नहीं देता है तो सुजान खुद उठकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी से प्रतिवाद करता है, और फिर एक छाबड़ी भर जोल आकर उसे चुटकी में पकड़कर भिखारी को देने के लिए चलता है। छूटकर हाथ से छबड़ी गिर न पड़े इसलिए वह तेजी से चल पड़ता है, और उसी समय भोला जो है छबड़ी हाथ से छीन लेता है। जोरिया बदल कर कहता है, सेंत का माल नहीं है पापा जो लुटाने जाते हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान को यही बात जो है दिल में चोट खिसिया गई। उस दिन के बाद वह भिखारी को बहाना बनाकर तो भेज देते हैं सुजान, और उसके बाद वृक्ष के नीचे बैठकर सोचते हैं कि मेरे ही घर में मेरा यह अनादर, अब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं, मेरे हाथ पैर नहीं थके हैं, मैं अपाहिज नहीं हुआ हूं, हर समय कुछ न कुछ घर का काम करता रहता हूं, उस पर ये अनादर, उसी ने घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। अब इस घर पर कोई अधिकार नहीं रहा, अब वह द्वार का कुत्ता है,
जो पड़ा रहे और घर वालों जो रूखा सूखा दे वो खाकर पेट भर लिया है, ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसा सोचता है। तो ये कहानी का एक पक्ष है जहां आकर पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करता सुजान अपने अनादर के कारण विद्रोह या फिर चुनौती को स्वीकार करने पर उतर जाता है। ये घोषणा करता है कि सुजान इस घर में नहीं रह सकता। तो सुजान की कहानी का और एक पक्ष भी है कि नई चेतना एवं ऊर्जा को जगाता है, अधिक परिश्रम करता है, फिर धन उपजाता है, अपनी पत्नी बच्चों के मुख को बंद कर देता है और अपने लगन और परिश्रम से पुनः वो अपने घर में अपने अधिकार को प्राप्त करता है। ये कैसी विडंबनापूर्ण चित्र उपस्थापन किया प्रेमचंद ने। परिवार के तनाव एवं बिखराव के सूत्र भी प्रस्तुत किए तथा उसकी एकजुटता की जरूरत पर संकेत भी किया है। मुंशी प्रेमचंद अपने कहानियों में व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में न देखकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आज समाज में ऐसा हो रहा है, बुजुर्गों को अपने ही घर पर आदर नहीं मिल रहा है। हर कोई अहमवाद व्यक्तिगता को मनुष्य की जड़ता और पतनता का कारण मानता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने सुजान भगत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार के नग्न यथार्थ की ओर संकेत करते हुए कहा है कि उसके आदर्श के रूप की संकल्पना भी प्रस्तुत है, जहां मानवता के शाश्वत मूल्य उज्जवल हैं और सामाजिकता की भावना को बल दिया है। अगर आज के समय में हम देखेंगे ना, परिवार और सामाजिक संदर्भ में जो व्यक्ति को देखोगे तो स्पष्ट होता है कि अगर व्यक्ति उपयोगी है, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से, अगर आपको उससे कुछ पैसा मिलता है तो उसकी स्वतंत्र सत्ता का स्वरूप कुछ और होगा। अगर वो आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होगा तो उसकी स्वतंत्रता का स्वरूप कुछ और होगा। आप देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा अपने ही आसपास पड़ोस में, अपने ही घर में अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता है, विशेष रूप से वह आर्थिक सशक्त है, तो उसका नजरिया क्या है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कुछ कमाता नहीं है, जिसकी कुछ आमदनी नहीं है, उसकी एक अलग पहचान है, घर में ही परिवार में ही देखिएगा। तो सुजान भगत कहानी में भी अगर हम देखते हैं तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। सुजान की स्वतंत्रता का रूप कुछ और है, क्योंकि वह उपयोगी था। जैसे मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, परंतु सुजान की यहाँ ज्यादा खेती हुई है। सुजान की उसी घर में जहां उसे भीख देने से रोका जाता है, एक समय था जब साधु संतों का वो कानूनगा बना हुआ रहता था। हेड कांस्टेबल, थाने मदार के विभाग, शिक्षा विभाग के सारे अफसर उसके घर पे आते थे और सबको महत्व कहने लगते थे। परंतु धीरे धीरे सुजान भगत की उपयोगिता परिवार में ही घटने लग गई। बाहर वाले कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और घर वाले जो है तुम्हें आज उसी की जगह उसके बेटों ने ले ली। तो किस तरह से कहानी में दिखाया गया कि सुजान ने जो अपनी स्वतंत्रता खुद हासिल करना, उसकी जो शांतिपूर्ण कर्मशील प्रवृत्ति है, पत्नी बच्चों को डांट डपट कर संपत्ति से बेदखल करने की धमक देकर अपनी बात को मनवा सकता था, परंतु लेखक की मंशा कुछ और है। वो पात्रों पर इस तरह का व्यवहार नहीं दिखाना चाहते। अगर सुजान चाहता तो धमका सकता था, पर धमकाया नहीं, उसने मेहनत किया। मुख किसान की गौरव गाथा है। 1927 में लिखी गई ये कहानी जब आई, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था। साइमन कमीशन की स्थापना हो गई थी, जिसका उद्देश्य ये जानना था कि क्या भारत के लोग इस योग्य हैं कि उन्हें और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाए और उनका व्यवहार क्या होगा। सुजान भगत कहानी में सुजान का धर्म की ओर झुकना, गांव में कुआं खुदवाना, गया जाना, फिर वापस आकर भोज कराना, कर्म और वचन से सात्विक हो जाना, ये आदि आदि आदि, ये सब क्या है। इस काल के किसान जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है सुजान भगत, इस युग में किसान ये सब काम करते थे।
जो परंपरा और धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति मोह था, वह सारे किसानों का। तो हम सुजान भगत कहानी में यही चर्चा की गई। अगर आप कहानी को डिटेल्स पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो कहानी में विविध समस्याओं का एक संपूर्ण चित्र उभर कर आएगा आपके सामने, उसमें आप देखेंगे कि किसान एवं उसका परिवार तथा एक गांव में उसकी संपूर्ण विशेषताएं, उसकी विसंगतियों को सामने उभार कर लाने की चेष्टा की है प्रेमचंद। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थ के क्षेत्र में उसके योगदान में सापेक्ष होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता किससे होती है? अर्थ के क्षेत्र में, तथा व्यक्ति के अधिकार अथवा सत्ता की प्राप्ति का आधार उसकी उपयोगिता है। व्यक्ति को सत्ता कैसे मिलती है? उसकी उपयोगिता होने पर। तो इस कहानी के पात्रों, उसके क्रिया व्यापार, अन्य प्रसंगों से ही आपको पता चलता है। देखो, जब 1927 में ये कहानी प्रकाशित हुई, उस समय भारत देश अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था। मालगुजारी के नाम पर अन्य तरीकों से शोषित होना पड़ता था, अर्थात इस दौर के किसानों का स्वयं अपनी जमीन का उपभोग स्वतंत्र रूप से कर पाने की स्वतंत्रता नहीं थी। इस कहानी के माध्यम से विडंबनापूर्ण स्थिति का संकेत भी करना चाहते हैं लेखक, क्योंकि सुजान भगत का उसकी पत्नी एवं उसके बच्चों द्वारा तिरस्कार जो किया गया, घर के मुखिया का उसके घर में अधिकार हनन, पत्नी का बच्चों के पक्ष में होना आदि स्थिति, इसके पीछे कारण क्या है? पारिवारिक विडंबना जो दिखाई दे रही है। सुजान जैसा बूढ़ा किसान पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करता है और वो अपने पूरे कार्य व्यापार में गांधीवादी तरीके से, जैसे चिंतन, उपवास आदि के द्वारा अपने खोए हुए अधिकार एवं स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। पत्नी तथा बेटों जैसी नई पीढ़ी और बूढ़ी हड्डियों के जोर से चुनौती देता है तथा विजय को प्राप्त कर लेता है। आज के समाज में परिवार एवं गांव समाज की वास्तविकता का जो चित्र यहाँ कहानी में देखने को मिलता है, आज समकालीन युग में प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं ये सब कहानियों में ऐसी विशेषताएं दिखाते हुए। तो सुजान भगत कहानी में जो बताया गया, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित क्वेश्चन, प्रश्न यही आ सकते हैं कि पारिवारिक विडंबनाओं की दृष्टि से सुजान भगत कहानी का संक्षेप में सार लिखिए या सुजान भगत का चारित्रिक चित्रण कीजिए। ऐसे तो आपकी जो 10 कहानियां हैं, पूरी कहानियों को तो पढ़ना ही होगा आपको, पर MHD 10 की जो 10 प्रमुख कहानियां हैं उसमें से व्याख्या आएंगी। प्रश्न 1 जो आता है ना, प्रश्न 1 में व्याख्या आते हैं, उसमें 4 व्याख्या आएगी, उसमें से आपको 2 करना है। ठीक है, 4 में से 2 करना है। और वो दोनों प्रश्न के 10-10 मार्क रहेंगे। तो व्याख्या में आप आराम से 20 मार्क ला सकती हैं। जो भी स्टूडेंट्स व्याख्या करना नहीं जानते हैं, आपको व्याख्या किस तरह से की जाती है पहले सीखना। जो 10 कहानी है, बूढ़िका की, पेटो वाली विधवा, नमक का दारोगा, बड़े भाई साहब, समर यात्रा, आहुति, बलिदान, सवा शेर गेहूं, 2 बैलों की कथा, सदगति, ये 10 कहानियों को आपको पहले डिटेल्स पढ़ना होगा। अब कल प्रश्न कर रहे थे बच्चे कि हमें इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है। इम्पोर्टेंट ऐसा बताया नहीं जाता कि कौन सी कहानी से व्याख्या आएगी। अगर कोई कहानी से व्याख्या आती है तो दूसरी कहानी से जो है लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, दूसरे प्रासंगिक क्वेश्चन भी आ जाएंगे। पर ये 10 कहानी तो आपको पढ़नी ही होगी। 10 में से 2 छोड़ती हैं तो छोड़ सकती हैं आप, 3 छोड़ सकती हैं, चलिए 2 को ही छोड़ना होगा, क्योंकि
10 कहानी में से आपको 8 पूरी तरह से पढ़ लेना होगा, क्योंकि 4 कहानी से व्याख्या जरूर आएगी। पीछे रह गई 6 कहानी, 6 कहानी में से 2 आपने पढ़ा नहीं है, तो 4 कहानी रह गई। तो उन 4 कहानियों में से भी व्याख्या आ सकती है। तो आपको ये जो 10 कहानी है ना, व्याख्या के लिए निर्धारित कहानियां जो बुक में है, आप उन 10 कहानियों को पढ़ना होगा, और उसके टेक्स्ट किस तरह से व्याख्या करना है मैं बताऊंगा। आगे क्लास जारी रखते हैं हम। तो सुजान भगत कहानी की आलोचना हमने अभी कर ली है। अब अगली कहानी की चर्चा करते हैं। 2 बेलों की कथा। ये भी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रासंगिक कहानी है। आज जब हम विकास की अंधी दौड़ में मानवीय मूल्यों से जब दूर होते जा रहे हैं, ऐसे समय में ये कहानी, जिसे लेखक ने पशु सृजित वैचारिकता से प्रस्तुत की है, आज मानवीय संवेदना के विविध स्तरों को छू सकेंगे। मनुष्य स्वयं को पशु सुनना एक गाली समझता है। अगर कोई इंसान को आप पशु कह देंगे ना, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, जबकि स्वयं मानव का ऐतिहासिक विकास पशु ही था। परंतु विकसित मानव हमेशा अपने को पशु से दूर समझता है। वह करता चला आ रहा है अपने से दूर, परंतु वह अपने अपने इस मकसद में कितना कामयाब है, देखिए इस कहानी से हम देख सकते हैं। कहानी में जो कथा है कहानी की, वो इस प्रकार है। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नामक 2 बेल हैं। दोनों पछाई जाति के हैं। पछाई जाति यानी नस्ल, एक प्रकार की नस्ल गायों की, और देखने में बड़े सुंदर हैं, हीरा और मोती। दोनों बेलों में अत्यंत लगाव है, भाईचारा है। एक बार संयोगवश क्या होता है, इन दोनों बेलों को झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया। जब नई जगह में जाते हैं हीरा और मोती, उनको अच्छी नहीं लगी वो जगह, वे रस्सी उड़ाकर अपने घर वापस आ गए। झूरी तथा गांव वाले इन्हें देखकर खुश हो गए, पर झूरी की पत्नी इन्हें भला बुरा कहती है कि तुम मेरे मायके से आ गए। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और इन्हें लेकर अपने घर चला गया। वहां ले जाकर इन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया, और इन्हें खाना कम दिया, और काम अधिक से अधिक लिया गया। इतनी यातनाएं दी, इतनी यातनाएं दी कि एक दिन बच्ची के सहयोग से रस्सी तुड़ाकर वहां से ये भाग जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, फिर से अपने घर ये रिटर्न नहीं पहुंच सकते। खूब पेट भर मटर चरने के बाद एक मटर के खेत में चले जाते हैं हीरा और मोती। मौज से अपने सिंह आपस में लड़ाते हैं। दिन फिर बाद में कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। हीरा मोती का काजी हाउस जाने का ये पहला अनुभव था। मोती का मन विद्रोह करता है, परंतु हीरा कहता है वह सिंगों के प्रहार से काजी हाउस की दीवार को गिरा देता है और सभी जानवरों को मुक्त कर देते हैं, परंतु हीरा रस्सी बंधा था, इसलिए नहीं भाग पाता है। उसे मोती उसे छोड़कर नहीं जाता है। दोनों पकड़े जाते हैं, उन्हें कसाई के हाथ बेच दिया जाता है, और जब इन्हें लेकर कसाई चलता है तो रास्ते में इन्हें अपना घर की तरफ का लगता है कि अरे ये रास्ता तो हमारे घर के तरफ का ही है, जिधर जिधर लेके जा रहा है। फिर दोनों बैल रस्सी तुड़ाकर अपने घर की तरफ भागते हैं। घर पहुंचकर दोनों अपने अपने थान पर खड़े हो जाते हैं। पीछे से कसाई आता है। झूरी और कसाई में थोड़ा प्रतिवाद होता है और हार कर कसाई भाग जाता है। तो ये है कहानी की कथा वस्तु, जिसमें प्रेमचंद ने कौतूहल न दिखाकर सादगी दिखाई।
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मनुष्यता की पहचान करने वाली कहानी। जब हम देखते हैं, देखो मुंशी प्रेमचंद दो बेलों की कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक सामाजिक चिंतक थे। उनकी प्रत्येक रचनाओं में, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो अथवा अन्य लेख हो, हर जगह सामाजिक और आर्थिक पक्ष उनके लेखन का केंद्रीय तत्व है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति समाज की चिंता करेगा, व्यक्ति अथवा मानव की चिंता किए बिना कैसे रहे। दो बैलों की कथा को अगर दो भागों में बांट कर देखोगे तो एक तरफ मनुष्य है। कौन है वो मनुष्य? झूरी और उसकी पत्नी। झूरी का साला, उनकी पत्नियां, एक छोटी बच्ची, कसाई, कांजी हाउस का चौकीदार, ये है एक तरफ। दूसरी तरफ है बैल, हीरा और मोती। पूरी कहानी पर अगर देखोगे तो मानवीय पात्र कुछ को छोड़कर कैसी पशुता है। देखो पशु प्रवृत्ति कैसी है, जो प्राकृतिक पशु है उनमें कैसी मानवीयता है, इंसान में पशुता और पशु में मानवीयता के गुण। हीरा और मोती दोनों के पास बोलने के लिए जबान नहीं है। दोनों हीरा और मोती झूरी के बेल थे। दोनों के गजब के परस्पर प्रेम था। हीरा और मोती में भाईचारा था। देखो बंधा था बोलकर छोड़ के नहीं जाना चाहता था। एक मतता थी जो स्वार्थी मानव के लिए एक उदाहरण है। प्रेमचंद की कहानी के शब्दों में, जैसे दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्त में घनिष्ठता होती है ना, धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिलाकर चलते थे, उस वक्त एक ही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। हीरा सोचता था कि मेरी गर्दन पर ज्यादा बोझ रहे, मोती सोचता था कि मेरी गर्दन पर ज्यादा बोझ रहे, उस पर ज्यादा बोझ न पड़े। हीरा और मोती का ये प्रेम, परस्पर सहयोग अद्भुत है। आज के विकसित समाज में जब मनुष्य आज चंद्रमा पर जा रहा है, मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की योजना बना रहा है, तो हीरा मोती जैसी बेचारी रखता है क्या? जो पशु होते हुए भी मानव से बढ़कर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे का बोझ अपने ऊपर ढोने की इच्छा रखते हैं, तथा एक के न खाने पर दूसरा भी नहीं खाता है, तथा दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, परस्पर सहयोगी हैं। शायद मुंशी प्रेमचंद जी ने इन बैलों के माध्यम से कालीन समाज के गुलामों के बीच में प्रेम और सहयोग का संकेत भी किया है। हीरा और मोती के माध्यम से कहानी के प्रथम भाग में ही पशु संवेदना, जो मानवीय संवेदना से बेहतर है, हम इसे पशु की मानवीयता की संज्ञा भी दे सकते हैं। झूरी अपनी पत्नी के दबाव से इन दोनों बेजुबानों को अपने ससुराल भेज देता है, परंतु दोनों सत्याग्रही की तरह अनशन करके अपने घर वापस आ जाते हैं। झूरी की पत्नी के क्रोध के वशीभूत होकर झूरी पुनः इन्हें अपने ससुराल भेज देता है। वहीं जबरन इनसे कार्य कराया जाता है। यहीं से मानवीय पशुता का जन्म होता है। देखो वो वापस चली गए बैल, इसीलिए क्या होता है, उसे वापस रिटर्न लेकर आता है और उन पर किस तरह से टॉर्चर करता है। ये ससुराल के दोनों दंड के भागीदार बन जाते हैं। मार मार कर काम कराया जाता है। झूरी के साले ने उन पर अत्याचार किया। इसी क्रम में मोती भड़कता है और कहता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। हीरा उसे समझाता है और कहता है, नहीं 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 नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है मोती। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जाति के धर्म का आशय है, और कथाकार इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। जाति का धर्म अर्थात जिसे बैल की प्रजाति वर्षों से धारण करती चली आई है। वो क्या है बैल की जाति का धर्म?
सहनशीलता, कर्मठता। प्रश्न है कि क्या हम और हमारा समाज अपने धर्म का पालन कर रहा है, जिसे सदियों से हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं? क्या आप अपने धर्म को पूरी तरह से पालन कर रहे हो जो आपके पूर्वज कर रहे थे? प्रश्न का उत्तर होगा ना। क्योंकि बाजार के दबाव से हम इतना दबते चले जा रहे हैं कि हम में सहनशीलता नहीं है, न ही सहिष्णुता है, न ही अपनापन है, न ही परंपरा के प्रति लगाव है हमारा, न ही हमारी संवेदनाएं जो है आज मरती चली जा रही हैं। देखिए, इसके अंदर कुछ स्वार्थ की विकृति पनप रही है। हम अपने निहित स्वार्थ के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। एक अन्य स्थल पर हीरा कहता है, उसे मार गिरा तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हमें क्या अपना धर्म छोड़ना चाहिए? यही है सच्ची सामाजिकता, जिसे कथाकार पशु रूपी बेल हीरा से कहलाता है, कि जिसमें लेखक की चिंता ही साफ रहती है कि पशुता का व्यवहार सर्वथा त्याज्य है। मनुष्य की पशुता का कुछ उदाहरण देखें। जब पहली बार हीरा और मोती झूरी के ससुराल से वापस आ जाते हैं तो झूरी की पत्नी इन्हें देखकर जल उठती और कहती, कैसे नमक हराम बेलो, ये एक दिन भी वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। जब नमक हराम शब्द पर झूरी आपत्ति दर्ज करता है तब उसकी पत्नी चिढ़ती है तथा इन्हें कामचोर कहकर धमकाती है। अब देखो कहां से इन्हें खली का चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाए या मरे, चाहे खाए चाहे मरे। में हम एक मनुष्य की पशुवत सोच को देख सकते हैं, चाहे खाए या चाहे मरे। अन्य पात्र जैसे कहानी में झूरी का साला है, काजी हाउस का चौकीदार, कसाई के व्यवहार में भी आप पशुवत प्रवृत्ति देख सकते हैं। कहानी में पूरी तरह से प्रेमचंद जी ने बड़ी कुशलता के साथ पसी रूपी बेल के द्वारा मानव श्रेष्ठों को प्रेम, संवेदना, सहयोग तथा नीति एवं धर्म की शिक्षा दी। तो उस समय का समाज, समय को दिखाना ही प्रेमचंद का मकसद है। वर्ष 1931 में प्रकाशित दो बेलों की कथा कहानी जब प्रकाशित हुई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उत्थान और विकास की दृष्टि से इस समय गांधी युग के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक असहयोग के द्वारा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। ये कहानी दो विचारधाराओं का द्वंद्व प्रस्तुत करती है, साम्राज्यवाद और लोकतंत्र। झूरी दोनों बेल बच्ची लोकतंत्र के पोषक हैं। झूरी भी, उसके दोनों बच्चे, जो बच्ची है जो खोलती है, और दोनों बेल लोकतंत्र के पोषक है। वही झूरी की पत्नी, उसके साले की पत्नी कसाई साम्राज्यवादी मानसिकता के पोषक है। तो दो बेलों की कहानी में अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कहानी के चरित्रों पर उठाई गई समस्या के प्रति एक चित्र उभर कर आया होगा। प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन समय में भारतीय समाज में जो गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ, उनके प्रति संघर्ष और यातना को परस्पर उभारा है। अन्याय, शोषण, साम्राज्यवादी मानसिकता का चित्रण इस कहानी में दिखा है। हीरा और मोती दोनों बेल हैं, पर मुक्त हैं, स्वामी भक्त है, अतः उनका शोषण किया जाता है। ये दोनों झूरी के घर पर सुखपूर्वक रहते हैं, शोषण किए जाने पर भी सुखपूर्वक हैं ये, परंतु इनके मर्जी के विपरीत नहीं जाना चाहते हीरा और मोती, परंतु
जूरी के ससुराल भेज दिया जाता है। अगर ये बोल पाते अथवा ये प्रतिरोध करने की स्थिति में होते तो शायद ये जूरी के घर से नहीं जाते। हमारी मानसिकता भी ऐसी थी। इतने सालों तक जब हम गुलाम रहे, हमने विरोध नहीं किया, हमने गुलामी सही, इसीलिए हम गुलाम रहे। यहाँ पर इनकी असमर्थता में तत्कालीन भारत के लोगों की असमर्थता का बोध दिखाया है प्रेमचंद जी। क्योंकि 1931 में हमारा देश गुलाम था, उसी समय ये कहानी प्रकाशित हुई और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों की बात को ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी, इसके लिए लोग अनेक उद्योग कर रहे थे, कभी नरम रुख से तो कभी गरम रुख से। ठीक इसी तरह हीरा और मोती की बात को कोई समझ नहीं पा रहा। जूरी जानकर भी व्यवस्था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से दबा है। इसी तरह हम भी किसी के दबाव में थे, हम भी आवाज नहीं उठा रहे थे गुलामी से। एक बार जब दोनों बैल ससुराल चले जाते हैं, ससुराल से वापस आ जाते हैं, दोबारा उन्हें फिर भेजा जाता है, वहां ले जाकर उन पर नए तरह से अत्याचार किया जाता है। तो कितना टॉर्चर किया जाता है अगर पकड़े गए तो। इसी प्रकार से जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के सेनानी, हमारे देश के सेनानी अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई आंदोलन शुरू करते थे तो अंग्रेज उन्हें डबल शक्ति से दबाते थे और फिर नए सिरे से नया कानून बनाकर शासन को जारी रखते। हीरा और मोती का संपूर्ण चरित्र एक धीर, गंभीर और नैतिक सेनानी का चरित्र का परिचय देता है, जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित है और हर समय सुख में दुख में नैतिक अनैतिक धर्म अधर्म के प्रति सचेत रहता है तथा अनेक साम्राज्यवादी शक्तियों का, जैसे जूरी की पत्नी, उसके साले सालों की पत्नियां तथा काजी हाउस का चौकीदार, कसाई का डटकर मुकाबला करते हैं और अंत में अपने मकसद पर कामयाब हो जाते। तो कहानी में प्रेमचंद जी ने अपने विचारों को प्रकट किया। आप दो बैलों की कहानी के माध्यम से प्रेमचंद के विचार को देख सकते हैं। तो इस कहानी से अगर कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं, व्याख्या तो आएगी ही। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने साम्राज्यवाद का सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत किया है, आलोचना की। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद के विचारों को स्पष्ट कीजिए अगर प्रश्न, तो आप इसी तरह से डिटेल्स लिख सकते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दो बैलों की कथा। अब अगली कहानी है सवा शेर गेहूं। ये कहानी 1924 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1924 का समय आप जानते ही होंगे कि ये औपनिवेशिक शासन के अधीन था। इस टाइम भारतीय जनता का जीना दूभर हो गया था। भारतीय जनमानस तरह तरह के शोषण का शिकार हो रहे थे और उन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। अंग्रेज सरकार को केवल अपने लगान से मतलब है। लगान तो जमींदारों से मिलती है, उसे किसानों से क्या लेना देना। बाकी जनता के दुख दर्द से उसे कोई मतलब नहीं।
तो जब हम सवा सेर गेहूं कहानी पढ़ेंगे, इसके माध्यम से औपनिवेशिक शासन में किसानों की दुराव्यवस्था पर विचार करना कि इस काल में किस तरह से भारतीय किसान जीने को अभिशप्त है। औपनिवेशिक शासन काल में धर्म के नाम पर किस तरह से अशिक्षित और रूढ़िग्रस्त किसान का शोषण हो रहा है। इसके द्वारा धूर्त ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहितों द्वारा कैसे ब्रिटिश हुकूमत उसे नजरअंदाज कर उन्हें एक प्रकार से मौन समर्थन भी देती। ये प्रेमचंद के समय का यथार्थ था, जिसे कहानीकार ने अपने कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस तरह से प्रेमचंद ने अपने शिल्प के जरिए कहानी का निर्माण किया है। तो प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं का आपको अध्ययन करना होगा, उसके ऊपर आलोचना करते हैं। 1924 में लिखी गई ये कहानी, जिसमें उस समय औपनिवेशिक शासन काल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार की नीति फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत के प्रत्येक वर्ग को आपस में लड़वा रही थी ब्रिटिश सरकार, ताकि वो अपनी ओर से निश्चिंत रहकर देश का शोषण कर सके। अपनी इस कूटनीति में उसने अपनी जमींदारी व्यवस्था के तहत महाजन, पुरोहित, ब्राह्मण आदि गरीब किसानों का खुला शोषण करने की छूट दे रखी। पुरोहितों द्वारा गरीब किसानों का शोषण होता था, ब्राह्मणों द्वारा, महाजनों द्वारा, जमींदारों द्वारा, और हमारा समाज, और उसमें भी विशेषकर ग्रामीण समाज की जो मान्यता थी, रूढ़िग्रस्त थी समाज था, वो इस तरह जकड़ा हुआ था कि वो बड़ी आसानी से ऐसे ब्राह्मणों द्वारा, पंडितों द्वारा फंस जाता था, उनका शिकार बन जाता था। तो इस कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय किसान की उस दुरावस्था का चित्रण किया है, जिसमें मजबूरन उन्हें किसान से मजदूर और फिर अंत में गुलाम बन जाने के लिए मजबूर किया जाता है। देखो एक किसान प्रेमचंद के अगर सही मायने में किसान देखोगे तो किसान कौन है? जो खेत में काम करता है वो किसान नहीं है, या फिर जो जमीन में काम करता है, जिसकी जमीन है, वह किसान नहीं है। जो अपनी जमीन पर स्वयं खुद काम करता है वह है प्रेमचंद की नजर में किसान, जिस पर किसी तरह का कर्ज नहीं हो, जो जमींदारों के हाथों पर अपनी जमीन न दिया हो, या कहीं से कर्ज लेकर वह खेती न करता हो। कहीं न कहीं किसान वह जो अपनी जमीन पर खुद अपनी जीविका उपार्जन करे, खेती करे, वही है किसान। और इस कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय किसान की दुरावस्था का चित्र, कैसे किसान से मजदूर बन जाना, मजदूर से फिर उसको गुलाम बन जाने पर मजबूर करना, धूर्त ब्राह्मण उन्हें धर्म की दुहाई देकर, ईश्वर का भय दिखाकर उन्हें भीषण शोषण करता है, उनके खून का एक एक कतरा तक चूस लेता है। कहानी में आप देखेंगे कि ब्राह्मणों की इस वृत्ति के प्रति प्रेमचंद न केवल अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, बल्कि उसे इस प्रकार चित्रित करते हैं कि वो मानो कोई मनुष्य न होकर आदमखोर राक्षस हो। इस कहानी में आप देखेंगे कि ईश्वर, धर्म और उसके ठेकेदार ब्राह्मण पर प्रेमचंद का वार कितना निर्मम होता है। ब्राह्मण की एक घिनौनी साजिश का पर्दाफाश किया है यहाँ पर प्रेमचंद, और पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था को बेपर्दा कर दिया है। औपनिवेशिक शासन की देख रेख में धार्मिक पाखंड और सांप्रदायिकता का खूब आज फल फूल रही है। इन दोनों प्रवृत्तियों
और इन्हें हवा देने वाले लोगों के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं आज हमारे प्रेमचंद। प्रेमचंद कहानी में दिखाते हैं पवित्रता और शुचिता की चादर के पीछे कितने षडांध हैं, उनके रहस्य का उद्घाटन करते हैं। अपने एक लेख अंधविश्वास में कहते हैं कि हिंदू समाज में पूजने के लिए एक लंगोटी बांध देने और देह में राख मल लेने की जरूरत है। अगर गांजा और चरस उड़ाने का अभ्यास हो जाए तो और भी उत्तम है। ये स्वांग भर लेने के बाद फिर बाबा जी देवता बन गया हिंदू समाज का। मूर्ख है, धूर्त है, नीच है, पर इससे कोई प्रयोजन नहीं। बाबा ने संसार त्याग दिया, माया पर लात मार दी, और क्या चाहिए। अब वह ज्ञान के भंडार है, पहुंचे हुए फकीर हैं। हम उन्हें पागलपन की बातों में मनमानी बारीकियां ढूंढते हैं, उनको सिद्धियों का आगार समझते हैं। फिर क्या बाबा जी के पास मुराद मांगने वालों की भीड़ जमा होने लगती है। सेठ, साहूकार, अमले और बड़े बड़े घरों के देवियां उनके दर्शन करने आने लगती है। कोई ये नहीं सोचता कि एक मूर्ख, दुराचारी, लंपट आदमी क्यों सर लेफ्ट हो गए क्या? हेलो। हाँ शायद। आवाज ही नहीं आ रही है। अरे सर लेफ्ट हो गए ना। नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क कट गया था, माफी चाहता हूँ कुछ प्रॉब्लम से। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम बाबाओं के पीछे हो जाते हैं। क्या हमारे दिमाग में, मस्तिष्क के काम लेने की शक्ति हमें नहीं है? हम दिमाग को तकलीफ देना नहीं चाहते। भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे दौड़ चले हैं। कुएं में गिरे या खंदक में गिरे, इसका हमें कोई गम नहीं है। हम एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, वो भेड़ चाल हमने अपना ली। फिर समाज में विचार मंदता का ऐसा प्रकोप, और उसको संभलने में हमें बहुत दिन लगेंगे। प्रेमचंद का ये विचार उनकी कई कहानियों में आप देख सकते हैं। सवा सेर गेहूं में आप इस बात को देखेंगे कि किस तरह से प्रेमचंद एक सजग प्रहरी की तरह हर चीज को यही दिखाना चाहता है कि समाज में जो विकास बाधा उत्पन्न हो रही है वह हमारी मानसिकता इसके पीछे है। तो कहानी में हम आप देख क्या है इसकी विषय वस्तु मैं बता देता हूं थोड़ी। सवा से कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अशिक्षा और परंपरागत रूढ़िगत संस्कारों से ग्रस्त भारतीय ग्रामीण समाज को दिखाया है, जिसमें दर्द है, घुटन है, बेचैनी है। धर्म के नाम पर पेट भरने वाले साधु महात्मा किस तरह किसानों की धर्मभीरता का फायदा उठाकर उन पर ताउम्र शोषण करते रहते हैं, इसका सजीव चित्रण इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। किस तरह धर्म के भय से गरीब ग्रामीण स्वयं भूखे रहकर भी अपने द्वार पर आए ब्राह्मण को हलवा पूरी भोग लगाते हैं। आज भी सच है ये, समाज में आज भी ये हो रहा है। हम खुद उपवास करते हैं, पर मंदिरों में, मस्जिदों में हम दुआ करने के लिए कई रुपए खर्च करके भोग लगाने जाते हैं, वो भी अच्छी अच्छी मिठाइयों।
ताकि वो खुश हो। खुद भूखे रहते हैं, ब्राह्मण को हलवा पूरी का भोग लगाते हैं और कभी इनके माया जाल में फंसकर केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने आने वाली नस्ल को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। हम पर तो जो गुजरती है, पर हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी यह बुरा असर पड़ता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। और इसका सजीव चित्रण कहानी में है, क्योंकि इस कहानी का केंद्र जो है शंकर नामक एक गरीब किसान है, जो अपने घर में अनाज का एक दाना न होते हुए भी अपने द्वार पर आए हुए महात्मा महोदय की भोजन की व्यवस्था करता है। और प्रेमचंद ने बड़े मनोरंजक ढंग से विडंबना के रूप में दिखाया है। शंकर को साधु महाराज के भोजन का सामान भी एक विप्र के यहाँ ही मिलता है। साधु महाराज का सामान उसे कहां से मिलता है? एक ब्राह्मण के यहाँ से। शंकर एक ब्राह्मण के यहाँ से 1.25 सेर गेहूं का कर्ज लेकर आता है। उसकी पत्नी उसे पीसती है, तब जाकर महात्मा भोग लगाते हैं। महात्मा जी तो सुबह आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इसके बाद शंकर पर जो बीतता है ना, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शंकर की स्थिति का चित्रण प्रेमचंद ने जिस तरह से किया है, देखिए, विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सेवा 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लेटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं। पसेरी यानी पसरा में जो देते हैं ना, चमरा या पसरा जो हमारे उड़ीसा में बोलते हैं, पसेरी के बदले इन्हें मैं खलिहानी में दे दूंगा, ज्यादा खलिहानी दे दूं। यह भी कुछ समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब खेत में पहुंचते हैं ब्राह्मण जी, तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋण मुक्त समझ लेता है शंकर, और उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। विप्र जी ने फिर मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम, वो 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बोलकर। शंकर समझता है कि वो उऋण हो गया, उसने अपना कर्जा चुका दिया। पर ब्राह्मण अपने शिकंजे में आए शिकार को कैसे छोड़ सकता था इतनी आसानी से? ब्राह्मण देवता 7 साल बाद शंकर से तकाजा करने आते हैं और 1.25 सेर गेहूं को 5.5 मन बना दिया उसने। 5.5 मन, 1.25 सेर, 1 किलो 250 ग्राम को 5.5 मन यानी 40 × 5 यानी 4 पंचा 20, 2 क्विंटल और फिर 5, 205 किलो। 1 किलो 200 ग्राम को 205 किलो बना दिया वो 7 साल में। जब शंकर ऐतराज करता है, कहां से लाएगा बेचारा इतना? कई बार गेहूं देने की बात करता है तो ब्राह्मण सीधे मुकर जाता है। शंकर कहता है, मैंने दिया था महाराज आपको, देखिए खलिहान में दिया था, पसेरी भर दिया था। ब्राह्मण कहता है, मैंने तो उसे तेरी बख्शिश समझा, तो बख्शिश के रूप में दे रहा है, मैंने ऐसे समझा, बख्शिश के खाते में डालते जा रहा था मैं तो तेरी। अरे ये क्या महाराज, मैंने बख्शिश थोड़ी दी, मैं तो सोच रहा था कि उरुण हो गया। प्रेमचंद इस स्थिति का चित्रण इस रूप में देखते हैं। विप्र लेखा जो जो बख्शिश सो, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दे, तुम्हारे नाम तो वही खाते में 5.5 मन गेहूं लिखा हुआ है, चाहे जिससे भी हिसाब करवा ले रे। शंकर देगा जब भी तेरा नाम काटूंगा खाते से, नहीं तो और बढ़ता रहेगा रे शंकर। जब शंकर धूर्त ब्राह्मण के इस कृत्य को अन्याय कहकर इसका विरोध करता है, तो वह अपना और एक ब्रह्मास्त्र चलाता है। कहता है कि अगर तू यहाँ नहीं देगा तो भगवान के घर में देगा। शंकर कांप उठता है, उसे लगता है एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण के बही के नाम पर रह जाएगा तो सीधे नरक पे जाऊंगा। पूर्वजों का बनाया हथकंडा काम आ जाता है।
विप्र महाराज 5.5 मन गेहूं को 60 रुपए में तब्दील कर शंकर से उसकी भरपाई करने को कहा। अगर तू नहीं दे सकता है पैसे तो 60 रुपए दे दे। प्रेमचंद के शब्दों में हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिख गया और 3 रुपए सैकड़ा शुद्ध इंटरेस्ट फिर रुपए का। साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपए। अगर नहीं देगा तो फिर 3.5 रुपए हिसाब से ब्याज। अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। 12 आने का स्टाम्प, वो भी तुम ही 2 पैसे। दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। शंकर भी कम जिद्दी नहीं था, उस पर भी ऋण चुकाने का धुन सवार हो गया। हाँ दूंगा महाराज, मैं दूंगा, मैं क्यों दूंगा, नहीं मुझे नरक में नहीं जाना है। क्यों? रूढ़िवाद से ग्रस्त है। भारतीय समाज अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, किसी तरह 60 रुपए जमा कर लेता है और उस रुपए को लेकर विप्र महाराज के पास जाता है। लीजिए महाराज। विप्र को अपना शिकार छूटता नजर आ गया। अरे ये तो दे देगा तो फिर और किससे बाद में लूंगा। पर जो उसे पता चलता है कि अब उसमें भी 15 रुपए कम है। शंकर से कहता है नहीं मैं और ऋण नहीं कर सकता तुझे। शंकर 2-3 महीने की मोहलत मांगता है पर विप्र साफ इनकार कर देता है। मैं 15 रुपए 3 महीने में दे दूंगा महाराज। शंकर गांव वालों से 15 रुपया उधार मांगने निकल पड़ता है, पर पंडित जी के भय से कोई उसे उधार नहीं देता है, गांव वाले भी नहीं देते हैं। शंकर यहाँ पराजित सा महसूस करना लगता है। उसमें एक पस्ती सी आने लगती है। कहानीकार इस स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है, क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने के बाद जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा नहीं कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दूने रुपए जमा होंगे। जब सिर पर ऋण का बोझ लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई और उत्साह नहीं करना चाहता। उत्साह नहीं है। सोच रहा है इतना दिन मेहनत किया तो 60 रुपए नहीं हुए तो अब और मेहनत करके भी क्या फायदा। और मैं कुछ पैसे दूंगा तो भी कर्जदार कहलाऊंगा, नहीं दूंगा तो भी कर्जदार कहलाऊंगा। इसके बाद शंकर मेहनत से कोसों दूर भागने लगता है। गांजा और चरस के चिलम एक बार फिर से उसके साथी बन जाते हैं। अब वह पैसे बचाना छोड़ देता है और कुछ पैसे पाते ही कपड़े बनवाता है। उसे लगता है कि क्या बिगाड़ लेंगे पंडित जी, अगर उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो पंडित जी तो महाधूर्त हैं। वो पहले शंकर को फिर उसके परिवार को उस 1.25 सेर गेहूं के बदले अपना बंधुआ मजदूर बना लेता है। प्रेमचंद कहानी के अंत में कहते हैं कि सच्ची घटना है। ऐसे कई शंकर, कई ब्राह्मणों से दुनिया खली गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद इस कहानी में न केवल ब्राह्मणों की साजिश का पर्दाफाश किया है बल्कि पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। तो औपनिवेशिक शासन में किसान की क्या स्थिति थी। औपनिवेशिक गुलामी में जुड़ा एक सत्य जमींदार, महाजन, ब्राह्मण द्वारा किसान और किसानों मजदूरों की आर्थिक पुरोहिती शोषण था। और इसके पीछे कारण क्या है पता है? मुख्य कारण यही है कि ग्रामीणों की अशिक्षा और रूढ़िगत संस्कार को ही आपको मानना होगा। देश की अधिकांश जनता संवैधानिक अधिकार की बात नहीं समझती थी उस समय। उसके लिए अंग्रेजों का शासन कोई समस्या नहीं थी। वो अपने ही देश में जो है जमींदार, महाजन, पुरोहित के शोषण के चक्रव्यूह में फंस रहा है और अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था मौन रहकर लगातार इसका लाभ उठा रही थी। तो 1.25 सेर कहानी इसीलिए लिखी प्रेमचंद
इस कहानी के केंद्र में शंकर नामक जो किसान है ना, वो बिना पढ़ा लिखा है, निरक्षर है, इसीलिए तो एक ब्राह्मण द्वारा शोषित हो गया। अपने द्वार पर आए एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए अपने गांव के ही एक दूसरे ब्राह्मण से 1.25 सेर गेहूं उधार लेता है। अपने जानते वह उसे चुका भी देता है, पर विप्र महाराज इसे स्वीकार नहीं करते हैं। क्या करें? शंकर को भगवान के घर उसे चुकाना है कहकर ये बात कहकर भयभीत करते हैं। तो प्रेमचंद स्थिति का चित्रण करते हुए कहते कि शंकर तो कांप उठा ये बात सुनते ही। हम पढ़े लिखे आदमी होते हैं तो कह देते अच्छी बात है, जा ईश्वर के घर ही देंगे, जा, तेरे को यहाँ देंगे ही नहीं, तू जा ईश्वर के घर में तुझे देंगे बाबा, जा। कम से कम इसका कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर नहीं था। एक तो ऋण वो भी ब्राह्मण के बही के नाम पर रह जाएगा तो सीधा नरक जाऊंगा, ये ख्याल ही भगवान उस रोमांचित हो जाता है। बोला महाराज जितना होगा तुम्हारा उतना दूंगा महाराज, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं, मैं तो इस जन्म में ठोकर खाकर ही दूंगा, उस जन्म में क्यों दूं, जो काटे वो महाराज, उसका कोई हिसाब नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया है, ब्राह्मण को होके ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे खड़ी तकादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बोझ क्यों पड़ता। मैं दूंगा दूंगा महाराज, लेकिन दूंगा, भगवान के यहाँ क्या जवाब दूंगा, नहीं तो महाराज आपको नहीं दूंगा। शंकर उसी के हथियार से उसे परास्त करने का प्रयास करता है, पर धूर्त ब्राह्मण उस पर पलटवार करते हुए कहता है वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा, वहां तो सब अपने ही भाव बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण है, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बनेगा बिगड़ेगा मैं संभाल लूंगा। शंकर तो अजीब गरीब तरीके से परास्त होकर एक बार फिर से कर चुकाने के लिए असफल प्रयास में लगे। तो प्रेमचंद औपनिवेशिक शासन काल में धर्म के नाम पर जो पेट भरने वाले साधुओं की पोल खोलने में कोई संकोच नहीं करते। इन परजीवी साधुओं का बोझ समाज पर पड़ता है और गरीब किसान इसका शिकार बनता है। धार्मिक पाखंड को प्रेमचंद ने नकारा है और गरीब जनता का शोषण करने वाले हैं ये धर्म के ठेकेदार, और इनके विरोधी हैं हमारे लेखक प्रेमचंद। इन्होंने मुक्ति मार्ग, बाबा जी का भोग, मोटे राम शास्त्री का निराश्य, ऐसी कई कहानियों में थोड़े बहुत अंतर के साथ पुरोहित शोषण को व्यक्त किया है। 1.25 सेर गेहूं भी वैसी ही एक कहानी है। ये कहानी प्रेमचंद की इस तरह की अन्य कहानियों के रूप में विशेष है, जिसमें शोषणकर्ता के रूप में एक ऐसे विप्र महोदय को चित्रित किया है जो ब्राह्मण होने के साथ साथ एक महाजन भी है, यानी करेला नीम चढ़ा है। समझ रहे हो ना? ब्राह्मण है, ऊपर से महाजन। हिंदू समाज की जर्जर हो चुकी रूढ़िग्रस्त मान्यता के तहत अशिक्षित ग्रामीणों के बीच में ये धारणा कर गई थी कि ब्राह्मण से लिया हुआ कर्ज वापस न करने पर कर्जदार को ईश्वर के घर पर मूल्य चुकाना पड़ता है। पुराने स्मृति पुराण साहित्य द्वारा प्रचारित ये मूल्य 20वीं शताब्दी तक आते आते कितने विकृत और मानव विरोधी हो गए हैं, इसका एहसास 1.25 सेर गेहूं करा दिया। एक गरीब किसान का शोषण जिस प्रकार हुआ है, जिस प्रकार विप्र महाराज ने शंकर का शोषण किया है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ये कथा कि किसान संस्कृति के तहत द्वार पर कोई महात्मा आ जाए तो उसका सेवा सत्कार करना किसान का धर्म समझा जाता था। अगर घर में पंडित जी भोजन कराने के लिए उसके पास अन्न भले ही ना हो, पर साहूकार महाराज से उधार सामग्री लानी पड़े, परंतु उसकी विपत्ति का कारण बन जाता है वही जो है ब्राह्मण को खोया हुआ भोजन, वही उसी का शिकार हो गया। 1.25 सेर गेहूं में यही सब कुछ होता है। अपने द्वार पर आए एक महात्मा जी का भोजन कराने के लिए गरीब किसान शंकर अपने ही गांव का एक विप्र महाराज से उधार लेता तो है, उधारी ही उसके जी का जंजाल बन जाता है और उस जंजाल के जाल में फंस जाता है शंकर और जिंदगी भर बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता है। इतना ही नहीं, उसके बेटे को भी ये गुलामी विरासत से प्राप्त होती है। शंकर तो मर जाएगा, अब किसको चुकाना पड़ेगा वो सुध? शंकर के बेटे को।
तो प्रेमचंद स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सवा सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता है तो वह यह था कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। वो बेटा भी क्या सोचेगा, बेचारा बड़ा अभागा है। शंकर का पुत्र कहता है कि मेरे तो पिछले जन्म का संस्कार है। स्त्री को भी वे काम करने पड़े जो कभी नहीं किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। वह गेहूं के दाने किसी देवता के सांप के भांति पूरे जीवन भर उसके सिर से नहीं उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्षों तक गुलामी करने के बाद भी दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी नहीं थे कि उसके जवान बेटे के गर्दन को पकड़ ली। आज तक विप्र जी ने यहाँ काम करता था, वो विप्र का शंकर का लड़का, उसका उद्धार कब होगा यह भी नहीं ईश्वर जाने के भगवान। प्रेमचंद शंकर और उस शंकर जैसे कई अनेक ऐसे किसान हैं जो शोषण का कारण उसकी मूर्खतापूर्ण धर्मनिष्ठता, धर्मभीरुता और परंपरागत मनुवादी मूल्यों में विश्वास को ही मानते हैं। इसके पीछे क्या है कारण? हम धर्मनिष्ठा में जो रह रहे हैं, हमारी धर्मभीरुता। यदि शंकर विप्र महाजन को 1.25 सेर गेहूं के स्थान पर 5.25 मन गेहूं देने से इनकार कर देता तो महाजन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, पर धर्म का मिथ्या भय उसे ऐसा नहीं करने देता है। प्रेमचंद अपनी इस कहानी में यही संदेश देते हैं कि धर्म के नाम पर एक गरीब आदमी को लूटने वाले धर्म के ठेकेदार की खूब खबर ली। प्रेमचंद धार्मिक पाखंड को देश हित के लिए हानिकारक मानते हैं और इसके परम विरोधी हैं। हमारा देश इसीलिए आगे नहीं बढ़ सक रहा है। धार्मिक पाखंड देश हित के लिए हानिकारक है। तो प्रेमचंद ने व्यंग भी यहाँ पर किया है ब्राह्मणों पर। तो पेटू पंडितों पर करारा व्यंग किया है। अब देखिए इसका एक नमूना। एक दिन एक महात्मा ने आकर उनके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में जटा, सिर पर पीतल का कमंडल, हाथ में खड़ाऊ, पैर में अनेक ऐनक, आंखों पर और संपूर्ण वेश उन महात्माओं का था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवा गड़ियों में देवस्थान की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। आगे गरीब शंकर की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखते हैं, घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर कहां से? गांव भर में गेहूं का आटा नहीं मिला। गांव में सब मनुष्य ही थे, देवता एक भी नहीं था। तब देवता खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से ब्राह्मण के घर में जाकर उसे 1.25 सेर गेहूं मिल गया और फिर उसकी स्त्री पिस्त्री कितना परपंच करने के बाद उसको खाना खिलाया है। उसका जो है उसे क्या नतीजा मिला देखिए। तो प्रेमचंद की कहानी जो 1.25 सेर गेहूं का शिल्प है, कहानी जो लिखी बड़ी ही बखूबी रूप से लिखी है प्रेमचंद ने। एक तरह से किस्सा गोई रूप वाला देख सकते हैं आप इसमें। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम रखता था। गरीब शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। किस्सा गोई यानी आप जैसे कहानी सुनते हो ना, वैसे दिखाया गया कहानी में। और कहानी बड़े ही बेजोड़ रूप से लिखी गई है। कहानी की भाषा शैली भी बड़ी ही सरल और सहज है। अपनी ही भाषा में आधार बनाया है प्रेमचंद ने। सृजनात्मक भाषा का कितना सुंदर रूप 1.25 सेर गेहूं में दिखाई देता है। प्रेमचंद जब अपनी लय में होते हैं तो उनकी भाषा बड़े ताकत के साथ आती है। ढोंगी बाबा का हुबहू चित्र प्रस्तुत कर दिया है भाषा के माध्यम से। किस तरह से पीतांबर गले में, जटा पर सिर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, यहाँ इस तरह से कहकर क्या आपके सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है। प्रेमचंद की भाषा जीवंतता के साथ प्रस्तुत होती है। ये जो कहानी का शिल्प है, कहानी की भाषा शैली है, ये हम देख सकते हैं। तो कहानी के सारांश में हम देख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन काल में इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा निर्धन किसानों
कि आर्थिक और पुरोहिती शोषण किया जाता था। उस काल में गरीब की सुध बुध लेने वाला कोई नहीं था। धूर्त ब्राह्मणों द्वारा सीधी सादी जनता को धर्म का भय दिखाकर उनका मनमाना शोषण किया जाता था। ये वो समय था जब मात्र 1.25 सेर गेहूं उधार लेने के बदले में भोले भाले किसान को आजीवन दास बनने के लिए मजबूर होना। तो प्रेमचंद ने अपने इस कहानी में बड़े मजेदार ढंग से एक करुण गाथा सुनाई है शंकर की, और प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में एकदम साफ कर दिया है कि धर्म भीरुता ही किसानों के शोषण का कारण रही है। वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहे किसान, और यह सब तो ब्राह्मणों की रची माया ही है। प्रेमचंद का ये मानना था कि किसानों के शोषण के विरुद्ध खुद खड़ा होना होगा। तो इस कहानी से यही प्रश्नोत्तर आ सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा है 1.25 सेर कहानी गेहूं का। आगे हम सदगति कहानी की चर्चा करते हैं। सदगति कहानी भी जो है प्रेमचंद के समय में वर्णाश्रम धर्मी समाज व्यवस्था पर दलितों के प्रति कितना क्रूर और अमानवीय व्यवहार था, वो देखने को मिलता है हमें। परलोक के नाम पर जो जारी पाखंड है, गरीब और दलितों का जो शोषण करने का हथियार बनता है, उसको दिखाया है प्रेमचंद जी ने। तो हम कहानी सदगति के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। सदगति का जो मुख्य पात्र है वो है दुखी। प्रधान पात्र बड़ा दुखी है, दलित जाति का एक गरीब है, धर्म भीरू मजदूर है। वो अपनी बेटी के ब्याह की साइत विचारने के लिए पंडित घासीराम के यहाँ जाता है। तो पंडित के यहाँ जब लगन दिखाने जाएगा, जाने से पहले घर पर उनका स्वागत सत्कार और दक्षिणा आदि का प्रबंध करने का काम अपनी पत्नी को सौंप देता है। जाते समय पंडित जी की गाय के लिए घास का गट्ठर भी लेता जाता है। घास का गट्ठर गाय के सामने डालने के बाद वह पंडित जी के सामने उपस्थित होकर अपनी बेटी के ब्याह की साइत विचारने का अनुरोध करता है। पंडित जी बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ, व्यस्तता का बहाना बनाते हैं। फिर उसके अनुरोध करने पर चलने के लिए सहमत हो जाते हैं, किंतु चलने से पहले पंडित जी दुखी को लकड़ी का एक बड़ा गांठ चीरने के लिए भूसेलों के भूसा रखने का काम सौंप देते हैं। सुबह का भूखा प्यासा दुखी पहले तो भूसेलों में भूसा रखता है, फिर लकड़ी की गांठ चीरने में लग जाता है। गांठ इतनी पक्की थी कि उस पर दुखी का कुल्हाड़ा नहीं चलता है। थक हार कर दुखी चिलम पीने के लिए पंडितानी से आग मांगने चला जाता है और थोड़ा सुस्ताने चल जाता है कि पंडितानी जी थोड़ी आग दे दीजिए, बड़ा थक गया हूँ, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है मैंने, चिलम पीऊंगा थोड़ी। दोपहर का विश्राम करने के बाद फिर दिन चढ़ गया। पंडित जी दुखी के काम का जायजा लेने आए। लकड़ी की गांठ देखकर बड़ा गुस्सा हुआ और दुखी पर कहते हैं कि लकड़ी नहीं चिरा रे, तो आज तेरी लड़की की शादी का टाइम भी नहीं देख सकता, मैं नहीं देखूंगा। पंडित जी के कोप से डरा हुआ है, भूखा प्यासा थका दुखी अपनी पूरी ताकत लगाकर गांठ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। गांठ तो फट जाती है, किंतु गांठ के फटने के साथ ही दुखी मूर्छित हो जाता है, जमीन में गिर जाता है और दुखी की मृत्यु हो जाती है। दुखी की लाश उठाने से दलित बस्ती के लोग इनकार कर देते हैं। मजबूर होकर पंडित घासीराम को स्वयं उसकी लाश घसीटकर सिवान के बाहर तक ले जाना पड़ता है। इन कथा प्रसंगों के अलावा कहानी में चिलम के लिए पंडितानी से आग मांगने और पंडितानी का आग का अंगार दुखी पर फेंकने जैसे जो प्रसंग है, दलितों पर ब्राह्मणों के निष्करुण अत्याचार की तरफ संकेत है। इसके साथ ही चिखुरी गोड़ जैसे पात्र आदि के माध्यम से व्याप्त वर्ण अंतर विरोध को भी आप देख सकते हैं।
तो सदगति कहानी में अगर आप देखेंगे तो इसके पाठ में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें आमतौर पर धार्मिक अंधविश्वास पर खड़े हिंदू समाज के पुरोहितों के धार्मिक भयादोहन की कहानी को आप देख सकते हैं। पंडित घासीराम का दुखी के प्रति अमानवीय व्यवहार इस कहानी का प्रमुख आयाम है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार ये धार्मिक रूढ़ियां रूपी लकड़ी की गांठ द्वारा चीर दिए जाने की प्रतीकात्मक कथा है। वो जो लकड़ी की गांठ है ना, वो प्रतीकात्मक रूप है। नामवर सिंह हमारे बड़े आलोचक है, वो कहते हैं वह लकड़ी की गांठ भी है और हिंदू धर्म की जहरीली जाति व्यवस्था की गांठ भी है। यह गांठ सिर्फ गांठ नहीं है, ये एक विशाल जाति व्यवस्था का रूप लेती है जिसे तोड़ना आज भी बाकी है। आज भी जाति व्यवस्था समाज में प्रचलित है, आज भी छूत की भेदभावना है। पंडित घासीराम दुखी की लाश को ठिकाने लगाने का प्रसंग कहानी की व्याख्या के लिए एक अलग आयाम देता है। नामवर सिंह के अनुसार दलित पर अत्याचार करने वाला हिंदू समाज आज ऐसी दशा में है कि दलित मर कर भी, अनुपस्थित रहकर भी प्रेत की तरह से हिंदू समाज पर मंडरा रहा है। स्वयं प्रेमचंद के अनुसार कहानी का मर्म कहानी की अंतिम पंक्तियों में छुपा हुआ है। जीवन भर की निष्ठा और भक्ति का ही पुरस्कार है। कुल मिलाकर इसे अत्याचार की कहानी माना जाता है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका निष्कर्ष लकड़ी की गांठ चीरते चीरते जब दुखी के मर जाने का प्रसंग की कारुणिक कथा है ना, और नेटवर्क समस्या उपज रही है थोड़ी, शायद कुछ नहीं। तो आप सदगति कहानी में यही देखते हैं कि लकड़ी की गांठ चीरते चीरते दुखी के मर जाने का जो प्रसंग है, उसकी कारुणिक हृदय विदारक कथा सबसे ज्यादा घेरने की। लेकिन यहाँ एक सवर्ण व्याख्या देखिए जिसे दलित स्वीकार नहीं करना चाहते। सवर्ण पाठकों का एक बड़ा हिस्सा बड़ी सरलता से संवेदित हो जाता है और विडंबनात्मक रूप से वह पुरोहित शोषण की एक करुणास्पद कहानी बनकर रह जाती है, जबकि दलित साहित्य हिंदी में अपनी जगह बना चुका है। आज दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श, कई विमर्श चल चुके हैं और प्रेमचंद को दलित दृष्टिकोण से पढ़ने की मांग उठने लगी है। इस कहानी पर विचार की सार्थकता भी है कि इसे दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ा जाए। ये जरूरी इसलिए कि दलित शोषण की कहानी का विषय है। ये दलित दृष्टिकोण से पढ़े जाने का एक तर्क यह है कि सदगति को यद्यपि पुरोहित शोषण की कहानी मान लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें दलितों, गरीबों के धार्मिक शोषण के लिए पुरोहितों द्वारा रचा गया न कोई जंजाल दिखता है, न कोई ऐसे प्रयत्न। दुखी और घासीराम इस कहानी के फोकस में अवश्य हैं, लेकिन शोषित और शोषक के जिस सरल संबंध से घटाकर इनको कहानी की व्याख्या में देखा जाता है, वो यथार्थ का सरलीकरण है। कहानी का दुखी और पंडित घासीराम वर्णाश्रमी समाज द्वारा निर्धारित अपने आप को सनातन कर्तव्य से बंधे। तो दलित चेतना
के संदर्भ में अगर सदगति कहानी से कुछ प्रश्नोत्तर आते हैं तो पहले पाठ में दुखी हमारी सवर्ण करुणा के केंद्र में था। कथा नायक या खलनायक घासीराम हमारी सवर्ण कारुणिकता का घृणा पात्र है। तो सदगति में जो प्रमुख चरित्र हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूं, कौन कौन पात्र कैसा कैसा है। इस कहानी में कुल 5 चरित्र हैं। दुखी, झुरिया, पंडित घासीराम, पंडतानी और चिखरी मोड़। झुरिया कहानी का मुख्य पात्र दुखी की पत्नी है। कहानी के पहले अनुच्छेद में ही इससे हमारा परिचय होता है। दुखी और झुरिया कुछ बातें करते हैं जिससे कहानी में जो कुछ होने जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। मगर कहानी में झुरिया के चरित्र को बहुत कम दिखाया गया है और कहीं नहीं है। और पंडतानी जी जो पंडित घासीराम की पत्नी है, प्रेमचंद ने पंडतानी को एक टिपिकल ब्राह्मणी के रूप में चित्रित किया है। पंडतानी पहले तो बेरोट में घुसकर आग मांगने पर दुखी पर गुस्सा होती है, फिर दूर से ही उस पर आग फेंक देती है। अनटचेबल प्रथा जो है, छुआछूत की भेदभावना। मगर उनके मन में स्त्री सुलभ दया भी है जो एक क्षण के लिए दुखी के प्रति उमड़ता है। वो दुखी को खाना खिलाने के बारे में पंडित जी से बात करती है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता बोध के आगे यह दया भाव देर तक नहीं टिकता है। उसके भीतर की स्त्री उसकी ब्राह्मणी छवि के आगे कमजोर पड़ जाती है। और कुल मिलाकर अगर देखोगे तो उसके भीतर दुखी के प्रति हिराकत का भाव भी बचा रहता है। और एक पात्र है चिखरी गोड़। कहानी में दी गई सूचना के अनुसार पंडित घासीराम के गांव का रहने वाला एक निम्न वर्गीय कैरेक्टर है। ये पंडित घासीराम को नजदीक से जानता है और उनके पंडित होने से दुखी की तरह ही आतंकित नहीं है। वो पुरोहितनी दोहन के विरुद्ध उसके मन में आक्रोश है। चिखरी गोड़ दुखी पंडित घासीराम के जिस दिव्य रूप पर मुग्ध है, वह रूप चिखरी गोड़ को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाता है। चिखरी गोड़ के लिए तो वो घासीराम चिकने सर पर और फूले गालों वाला एक नाटा आदमी है। उसने रोली और चंदन का लेप लगाकर अपने चेहरे को देवताओं जैसा दिव्य बना लिया है। जिस दिव्य रूप से दुखी आतंकित है उसे चिखरी गोड़ एक छद्म समझता है, दिखावा समझता है। पंडित के दरवाजे पर दुखी को जी तोड़ काम करते देख के चिखरी गोड़ दुखी से पूछता है, कुछ खाने को मिला कि काम करना जानते हैं, जाके मांगता क्यों नहीं? खाली काम करना जानता है, मांगता क्यों नहीं? दुखी के ये कहने पर कैसी बात करते हो रे? बाभन की रोटी पचेगी, ब्राह्मण की रोटी मैं खाऊंगा? चिखरी गोड़ प्रतिवाद करते हुए कहता है, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो सही तुझे। मुंह से पत्ताओ देकर भोजन किया और आराम से सो गए। तुमने फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी खाने को कुछ देता है, हाकिम भी बेगार लेता है, जो कुछ मजदूरी देता है वह उनसे भी बढ़ गए और धर्मात्मा बनते हैं। ये संवाद अगर आप देखेंगे कि चिखरी गोड़ के मन में निर्दयी धर्मात्मा के विरुद्ध आक्रोश, अपना आक्रोश दुखी के सामने खुलकर व्यक्त भी करता है। इस कहानी में चिखरी गोड़ का जो चरित्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रेमचंद तत्कालीन वर्णाश्रम धर्मी पुरोहित समाज में चलने वाले दलित के जो दोहन के विरुद्ध पल रहे गुस्से को व्यक्त करते हैं। चिखरी गोड़ के माध्यम से अपना जो है गुस्सा दिखाया है। और एक पात्र है पंडित घासीराम, जो वर्णाश्रम धर्मी समाज का प्रतिनिधि चरित्र है। इसके माध्यम से दलित दोहन का व्यापार चलता है। यह वर्णाश्रमी समाज के शोषण का प्रतीक है। इसका काम सिर्फ पूजन भजन करना है। इतने से ही इसका भरण पोषण सुखपूर्वक होता रहता है। यही इसकी जीविका का स्रोत है। प्रेमचंद ने घासीराम को क्या चित्रित किया है देखो, ये ईश्वर के परम भक्त है। नींद खुलते ही ईश्वर उपासना में लग जाते हैं। मुंह हाथ धोते 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती है, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ना, फिर आईने को लेकर माथे पर तिलक लगाना, सजाना, फिर ठाकुर की मूर्ति निकाल कर नहलाते 10 बजते बजते पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान बाहर।
ईश्वर उपासना का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती थी। पंडित घासीराम निर्दय और काइया है, वह दुखी से बेगार भी करवाना है और साहित्य विचारने में आनाकानी करता है। प्रेमचंद ने इस चरित्र के बहाने समाज में व्याप्त परलोकवाद, शोषण मूलक तंत्र पर से पर्दा हटा दिया है। और एक है विशेष चरित्र दुखी। दुखी के माध्यम से प्रेमचंद ने उस समाज को दिखाया जो परलोकवादी है, विश्वासों में जकड़ा हुआ है। पंडित घासीराम के शोषण का शिकार है, धर्म भीरू है, परलोकनिष्ठ है, ब्राह्मण को जन्मना श्रेष्ठ समझने वाला दुखी ब्राह्मणों को ईश्वर का प्रतिनिधि समझकर उनके हर आदेश का ईश्वर आज्ञा की तरह पालन करता है और इसी आज्ञा पालन के क्रम में अपनी जान तक गंवा बैठता है। दुखी की दर्दनाक मृत्यु इस कहानी को जहां एक तरफ करुणास्पद बनाती है और वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऐसे परलोकवादी समाज के विरुद्ध आक्रोश को भी जन्म देती है। दुखी के स्वरूप में प्रेमचंद ने भारतीय समाज के ऐसे पात्र को प्रस्तुत किया है जिसे जीवन भर वर्णाश्रमी समाज को छद्म धार्मिकता की चक्की में पीसते रहना पड़ता है। तो कहानी में अगर मैं सारांश रूप से अगर थोड़ा कुछ बताऊं तो कहानी में व्याख्या भी आएगी, पढ़िएगा, पूरी तरह से पढ़ना जरूरी है कहानी को। यहाँ पर एक ऐसे धार्मिक दोहन को समाज में कहीं से कोई चुनौती नहीं दी जाती, उल्टे इसे धार्मिक कृत्य के रूप में स्वीकृत प्राप्त किया गया है। आज हम अंधी श्रद्धा रूपी लकड़ी से सदियों पुरानी गांठ को चीरते चीरते आज हम मर रहे हैं। लकड़ी की गांठ का फटना और दुखी की मौत का ये संकेत जाता है कि अब अंधश्रद्धा का दौर समाप्त होने वाला है, धार्मिक शोषण का मायाजाल टूट चुका है। पंडित घासीराम के दरवाजे पर बेगार करते करते मरने के लिए अब और कोई दुखी नहीं आएगा। ये कहानी हमें बताती है कि श्रद्धा और विवेक दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा, तो हमें विवेक का चुनाव, ठीक है, आपको भी यही ध्यान रखना होगा। श्रद्धा और विवेक दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आपको विवेक को चुनना होगा। प्रेमचंद ने लिखा है, उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था क्या? श्रद्धा अगर रखता था तो क्या उसकी लाश को कुत्ते खाते? ये कहानी हमें बताती है कि सेवा और निष्ठा का ऐसा पुरस्कार किसी भी विवेक सम्मत आदमी को स्वीकार नहीं होना चाहिए ऐसा। तो कहानी से अगर कुछ प्रश्न आएंगे तो यही कि दुखी के शोषण की कथा, दुखी के शोषण के प्रति पाठकों का विचार, दुखी का चरित्र चित्रण, वर्णाश्रम धर्मी समाज, दलित विमर्श के माध्यम से, या लकड़ी की गांठ किस चीज का प्रतीक है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी और बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इस कहानी से प्रश्न जरूर आएंगे, चाहे वह व्याख्या का हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, जरूर आएगा। कफन कहानी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है और ये सभी पाठ्यक्रमों में रहती है। तो आप जरा ध्यान से प्रेमचंद की कफन कहानी को सुनिए, इसके बारे में मैं आलोचना करता हूँ। आप प्रेमचंद की कफन कहानी शायद पढ़े भी होंगे। ये एक आदर्श और यथार्थ से आगे बढ़कर कफन की उस फैंटेंसी यानी कल्पना, प्रतीकात्मक रूप से कफन, मरने पर उठाया जाने वाला वस्त्र, उसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। प्रेमचंद की ये अंतिम कहानी है कफन, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी और यही प्रेमचंद का मृत्यु वर्ष है।
और इस समय देखो कहानी लिखते 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 हमारे लेखक का बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, कलात्मक शीर्ष पर पहुंच चुका था। तो ये कैसी श्रेष्ठ रचना रही होगी, सोचिए आप। उनकी वैचारिक ऊंचाई का ये उदाहरण है। मृत्यु के कुछ माह पहले ये कहानी लिखी थी प्रेमचंद ने। महाजनी सभ्यता शीर्षक लेख है, जिसमें पूंजीवाद का खुला विरोध किया है। तो कफन जब लिखे, लेखक इतने मैच्योर्ड हो चुके थे, इतने परिपक्व हो चुके थे कि उनके विचार या कलात्मक अभिप्राय लेखक प्रेमचंद पर हावी नहीं होते थे। कफन को गहरे यथार्थ बोध की कहानी के रूप में पढ़ा जाता है। इधर दलित उभार के साथ कफन को दलित विरोधी कहानी के रूप में भी पढ़ा जा रहा है कई लोग। दलित विरोधी कैसे? दलितों के आरोप है कि घीसू और माधव जो इसके मुख्य चरित्र हैं, उसको जानबूझकर प्रेमचंद ने सवर्ण दृष्टि के नाते दलितों को अपमानित करने के लिए ऐसे चरित्र दिखाए हैं, बोलकर कई लोग कह रहे हैं। तो समाज, अमानवीय समाज के पात्र, अमानवीय समाज के मानवीय पात्र कफन, घीसू और माधव की कहानी है। माधव की पत्नी बुधिया कमरे के अंदर प्रसव वेदना से छटपटा रही है और बाहर घीसू और माधव अलाव के पास बैठे भुने हुए आलू खाने में लगे हैं। उधर बुधिया असह्य पीड़ा से चीख रही है, इधर बाप बेटा ठाकुर के यहाँ के दावत की याद कर रहे हैं। देखो कितनी अमानवीय संवेदना है। उधर पत्नी तड़प रही है, इधर बाप बेटे खाने की चिंता में। और अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं पता है इसके पीछे? कि अगर मैं अंदर चला गया तो ये ज्यादा आलू खा जाएगा, अगर ये चला गया तो ये ज्यादा खा जाएगा। सुबह बुधिया की मौत जब हो जाती है, मौत पर दोनों का रोना पीटना शुरू करते हैं। कुनबे के लोग जुटते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगती है। घीसू माधव कफन आदि की व्यवस्था के लिए निकलते हैं। जमींदार से 2-2 रुपए मिलने के बाद घीसू गांव भर घूमकर 5 रुपए से ज्यादा रकम जुटा लेता है। कुनबे के लोग बाकी इंतजाम में लगे हैं। बाप बेटा कफन के लिए शहर जाते हैं और 2-4 जगह कफन देखने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? दोनों मदिरालय में पहुंचते हैं और जमकर शराब पीते हैं। बचा हुआ खाना भिखारी को देते हैं। नशे में मस्त होकर निर्गुण गाते हुए निढाल होकर गिर पड़ते हैं। कहानी यही खत्म हो जाती है। देखो मानवीय संवेदना कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो घीसू और माधव की अमानवीयता दिखाई पड़ती है। बुधिया ने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली, इन दोनों के खाने का इंतजाम करती थी जब तक जिंदा थी बेचारी। और उसके प्रति उनका ये रवैया, उसके पति का और उसके ससुर का, लेकिन उसकी वजह से क्या है आइए थोड़ा और देखते हैं पास में। कहानी में कुल 3 खंड हैं। प्रेमचंद अपने चरित्र नायकों का चित्रण किया है। प्रेमचंद खुद बताते हैं कि विचित्र था इनका बड़ा जीवन। ये विचित्रता तीनों बातों पर निर्भर थी। पहले तो ये कि ये 1 नंबर के कामचोर थे दोनों, घीसू और माधव। घीसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता, और माधव आधा घंटा काम करता तो 1 घंटे चिलम पीता। ऐसे लोगों से कौन काम कराएगा, कौन बुलाएगा इन्हें? दूसरी बात थी कि संतोष, धैर्य, संयम और नियम की पराकाष्ठा है। प्रेमचंद लिखते हैं कि अगर दोनों साधु भी होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये तो उनकी प्रकृति थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति ही नहीं है इनके पास। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। और 3 नंबर बात ये कि दोनों विचारशील थे, मेहनत करने वाले, अपने साथ के लोगों का हसरत देखते। इसलिए घीसू किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों में कुत्सित मंडलों में जा मिला था। यानी कि जिस समाज में हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले भूखे मरने को विवश हो, वो आराम तलब जो है विचार
मेहनत के बूते मौज उड़ा रहे हो। वहां घीसू का ये कदम एक विचारशील कदम है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतिया ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया हमारे पड़े हो। तो निकम्मापन है ये, काम चोरी का एक कामचोर के रूप में आते हैं घीसू और माधव हमारे सामने। मूलक दास की ये पंक्ति हमें बड़ी याद आती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। काम नहीं करते हैं, फिर भी देखो कहीं से 5 रुपए का जुगाड़ हो गया। कहां से हुआ? पत्नी मर गई, उस पर लोगों ने संवेदना जाहिर की, उसके पैसों से 5 रुपए आ गए। जीते जी भले ही तन ढाकने के लिए पैसा न मिले, मरने पर ये समाज का कैसा रिवाज है कि वही समाज मरने पर पैसा देता है। जब जिंदी थी बुधिया, जब प्रसव वेदना से तड़प रही थी, उस समय कोई समाज नहीं आया। आज वही समाज उसके मरने पर 5 रुपए देता है, वो भी नए कफन। कैसा गंदा रिवाज है ये। ऐसा लगता है कि घीसू ही बड़ा कामचोर है, ये मूलक दास का चेला है। घीसू माधव दोनों की बेपरवाही इसी कोटि। कम से कम अगर आप देखोगे तो घीसू और माधव कैसे बात करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, घीसू कहता है माधव से सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। इसी तरह माधव के पूछने पर कि कफन का इंतजाम कैसे होगा, घीसू परम आश्वसिक्ति के साथ कहते यही लोग देंगे, यही समाज वाले देंगे। हो सकता है पैसा न दे, कफन ही ले आए, क्योंकि दारू पीकर आ गए थे वो। यह आसुदगी ही घीसू और माधव की काम चोरी और निकम्मेपन की संतों वाली इस दार्शनिक ऊंचाई तक पहुंचा। समाज की यही व्यवस्था उनको कामचोर बना रखी है। प्रेमचंद के दोनों विचित्र पात्र कामचोर हैं, निष्प्रह है, बेपरवाह है, विचारशील है। उनकी कामचोरी बेपरवाही का संबंध उनकी विचारशीलता से। घीसू माधव चाहे जितना ही नकारापन हो, कम से कम दुर्बलताएं नहीं है। जितनी बेजा फायदा उठाया जा सके उन्होंने उतने फायदा उठाया। तो यहां पर अगर देखोगे तो प्रेमचंद जो बताना चाहते हैं, प्रेमचंद ने संस्कारों से मुक्ति का यह आख्यान बताया है। घीसू माधव बड़े ही असंवेदनशील हैं, परंतु कहानी तक पहुंचते पहुंचते अंत में अगर देखोगे तो बुधिया के प्रति संवेदनशीलता उनमें गहन दुख में बदल जाती है। दुख की इस दशा में वो गुनगुनाने लगते हैं। जब 5 रुपए के कफन के पैसे से वो शराब पीते हैं, ठगनी क्यों ने ना झमकावे ठगनी, गाना गाने लगते हैं निर्गुण। तो एक बार कहानी का रिप्ले देखा जाए तो हम पाएंगे कबीर का निर्गुण पूरी कहानी को नए सिरे से आलोकित करता है। इस आलोक में घीसू बिल्कुल नया रूप दिखाई देता है। निकम्मा, कामचोर, अभाव और दुख घीसू की उस भूमि पर ले जाता है जहां से कबीर की माया और माया जन्य विस्मृता का ज्ञान हुआ। कबीर की माया शंकराचार्य की माया नहीं है और न ही कबीर का रहस्यवाद किसी दार्शनिक चिंतन का परिणाम है। तो इसको बहुत तरह से आलोचना किया गया है कफन कहानी को। और कफन कहानी में अगर आप देखेंगे तो कहानी उस सामाजिक आर्थिक विषमता को उजागर करती है जिसमें प्रभु वर्ग के लोग मौज कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करने वाले लोगों को पेट भर भोजन मुहाल है। इस विषमता का मूलाधार वर्णाश्रमी मूल्य व्यवस्था और संस्कार है। कफन कहानी के जो 2 मुख्य पात्र हैं घीसू और माधव, कफन के बहाने पूरे वर्णाश्रमी संस्कार व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। वर्चस्वशाली समूह मूल्य व्यवस्था की व्यूह रचना करते हैं जिसमें दलित शोषित वर्ग फंस जाता है
और पूरी जिंदगी उसमें पिसता रहता है। घीसू और माधव इसे अच्छी तरह समझते हैं और सामंती और वर्ण व्यवस्थावादी मूल्य व्यवस्था का शिकार बनने के बजाय स्वयं उस मूल्य व्यवस्था से फायदा उठाने की हिकमत और हिमाकत करते हैं। घीसू और माधव सारी निरीहता दयनीयता के बावजूद सत्ताकामी दलित चरित्र के रूप में उभरते हैं। इस तरह प्रेमचंद निरीहता से सत्ता की कामना तक की दलित चिंतन यात्रा का पता देते हैं। कहानी हमें ये बताती है कि दुधिया की लाश की अपेक्षा सामाजिक विषमता और वर्णाश्रमी मूल्य व्यवस्था के लिए कफन कहीं ज्यादा जरूरी है। दुधिया को कफन की जरूरत नहीं है, इस समाज को कफन की जरूरत। एक छोटी सी कहानी में इतने बड़े प्रश्न को उठाना प्रेमचंद की कहानी कला की दक्षता का ये प्रमाण है। देखो, कहानी में बताया गया कि जिसे जीते जी तिन ढाकने के लिए चिथड़ा न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये समाज का कैसा बुरा रिवाज है। सामाजिक व्यवस्था, समाज की जो है विडंबना को दिखाने की चेष्टा की प्रेमचंद जी ने बड़े ही सुदृढ़ ढंग से। तो अगर कहानी से कोई प्रश्न आता है तो घीसू और माधव की कामचोरी और घीसू और माधव का विद्रोही चरित्र या पलायनवादी काम क्यों नहीं करते थे वो। कफन कहानी, कहानी कला के आधार पर कफन कहानी का विश्लेषण, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। तो आज का जो ये खंड था MHD 10 का चतुर्थ खंड, इसी के साथ साथ MHD 10 का ये पाठ्यक्रम संपूर्ण हुआ। इसके अंतर्गत हमने प्रेमचंद पर विशेष अध्ययन करते हुए प्रेमचंद की पाठ्यक्रम में जो कहानियां दी गई उसका संपूर्ण विश्लेषण किया इन 4 क्लासों में। जितना संभव हो सके मैंने समझाने की कोशिश की। इसी बीच अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उस पर मैं आलोचना करना चाहूंगा। और प्रश्न किस तरह के आएंगे जरा मैं बता दे रहा हूं। देखिए, प्रश्न जो है 1 नंबर में 50 मार्क का टोटल क्वेश्चन आएगा आपका। उसमें 1 नंबर जो है, पहला नंबर आपको जरूर करना है, कंपलसरी है, आपके लिए अनिवार्य है 1 नंबर। उसमें आएंगे आपकी व्याख्याएं। व्याख्याएं आएंगी आपकी 4 व्याख्या आएगी। जो 10 कहानियां व्याख्या के लिए दी गई हैं उन्हीं में से ही व्याख्या आएंगी। आपके लिए इजी कहानी कौन कौन सी है मैं बता दे रहा हूं। बूढ़ी काकी की व्याख्या आएगी, आप आराम से कर सकते हैं। पेटो वाली विधवा आराम से कर सकते हैं। नमक का दारोगा आराम से कर सकते हैं। सवा सेर गेहूं आराम से कर सकते हैं। 2 बैलों की कथा और सदगति कहानी से भी आएगा तो कर सकते हैं। या आपने कुछ कहानी पहले भी पढ़ी है तो उसकी व्याख्या आपको करना होगा। तो 10 कहानी में से टोटल आपको देखिए 8 कहानी तो कम से कम जरूर पूरी तरह से पढ़ना होगा और 2 कहानियां व्याख्या के बारे में जहां तक बात कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट जरूर पढ़ना होगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी कहानी कहां से आई है। तो देखिए, जब व्याख्या करते हैं आप तो उसको आप किस तरह से करते हैं, आपको तो पहले पता होना चाहिए कि कौन सी कहानी से आया है, कहां से आया है। तो संदर्भ लिखिएगा सबसे पहले कि कौन सी कहानी का अंश है। फिर प्रसंग लिखिएगा कि ये कौन से प्रसंग में कही गई है। मान लीजिए नमक का दारोगा कहानी से कोई व्याख्या आती है कि बेटा कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जहां पर ऊपरी आय अधिक हो। सरकारी वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, वह धीरे धीरे लुप्त होते एक दिन लुप्त हो जाता है।
तो आपको पता चल गया ये नमक का दारोगा कहानी से आई हुई है। तो प्रस्तुत पंक्ति प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित नमक का दारोगा कहानी से लिया गया है। प्रसंग में यह प्रसंग कब का है? जब दोनों बाप बेटे आपस में बातचीत करते हैं। इसमें मुंशी बंसीधर को उसके पिता समझा रहे हैं कि बेटा नौकरी, कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें आपको ऊपरी आय अधिक हो। फिर उसको व्याख्या करना है। व्याख्या यानी जो दिया हुआ रहता है आपको प्रश्न में, उसी प्रश्न के आधार पर उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। उसके बाद विशेष आपको क्या मिला, इसमें विशेषता समझ रही है ना? श्वेता जी, ब्रिजनंदन जी, जो भी लाइन में बने हुए हैं, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि आज कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जो कह रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। तो आपको इस तरह से व्याख्या करनी होगी और उसी के ही आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और वो जो चारों आधार पर जो करेंगे ना, उसी के ही 1.5 या 2 मार्क, संदर्भ के 2 मार्क, लेखक के बारे में, प्रेमचंद के बारे में थोड़ा लिखना होगा संदर्भ जब लिखेंगे, प्रसंग में 2 मार्क, व्याख्या में जो है 6 मार्क, विशेष में 2 मार्क, इस तरह से रहेंगे 10 मार्क्स। तो आप जो 10 कहानी है उसको पढ़ लीजिएगा। 4 व्याख्या आएंगी, उसमें से 2 करना है आपको। उसके बाद आपको 5 मार्क वाले प्रश्न भी आते हैं। 2 टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में जो किस तरह के प्रश्न आते हैं, जो विशेषताएं होती है कहानी की विशेषता, मान लीजिए कोई कहानी के भाषा पर आएगा क्वेश्चन, कोई कहानी के उद्देश्य पर, किसी की शिल्प पर, किसी के विधान पर, किसी के नारी जीवन पर, किसी के दलित विषय पर, किसी की पर स्वतंत्रता विषय पर, इस तरह के प्रश्न आएंगे आप, ठीक है? तो उस पर 5 मार्क वाले, 5 मार्क वाले हो तो जहां तक संभव हो, आपको आता हो तो भी जो है मत करना, क्योंकि उसमें मान लीजिए 5 में से 5 मार्क नहीं भी देगा कोई एग्जामिनर, 4-4 मार्क देगा तो भी 2 प्रश्न करेंगे तो आप 1-1 मार्क कट गया दोनों में से। 10 मार्क वाला करेंगे तो कम से कम 9 मार्क तो देगा, 8 मार्क तो देगा। और टाइम टेकिंग भी थोड़ा कम लगता है। क्वेश्चंस के आपके नंबर जितने कम अटेम्प्ट करेंगे ना, 5 नंबर होगा तो 5 करेंगी, उसकी जगह 6 लिखना होगा तो 6 ज्यादा टाइम लगेगा ना, 5 मार्क वाला 2 लिखेंगे आप। तो लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क वाला ही करने की चेष्टा कीजिएगा। और एक प्रश्न प्रेमचंद से रिलेटेड आएगा। प्रेमचंद के बारे में जो मैंने बताया पहले, उनकी कहानी, कला, स्वतंत्रता या दलित चिंतन, जो खंड 1 में मैंने पढ़ाया है, एक प्रश्न उसमें से आप तैयारी कीजिएगा, जरूर आएगा। व्याख्या 2 कर लीजिएगा तो 20 मार्क हो गया। एक प्रेमचंद वाले से 30 मार्क हो गया। और तीन चार कहानी जो है, ये व्याख्या वाली तो पढ़ी होंगी आप, व्याख्या के लिए वो आपको याद हो जाएगी। बिना व्याख्या वाली जो कहानियां रह गई, जैसे गुल्ली डंडा है, और या फिर दूसरी कहानी विध्वंस कहानी, ये सब कहानी तो आप व्याख्या के लिए नहीं पढ़ी है। ये व्याख्या वाली कहानी से तो एक क्वेश्चन आएगा, ये 10 कहानियों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एक कहानी का, तो ये भी 10 मार्क हो गया, 40 मार्क हो गया। और एक जो है बिना व्याख्या वाली जो कहानी है, उसमें से एक प्रश्न आएगा, तो 50 मार्क आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से प्रश्नवार पर ही, यानी क्रमिक वार से आप प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसी के आधार पर आपको मार्क मिलेगा। कहीं पर भी कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी काट छाट आपको नहीं करना है, साफ साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। आपके जो है एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए। फिर आगे की क्लास जो है MHD 11 की क्लास जो है मैं कल करूंगा। आप सभी विद्यार्थी कल से फिर से उपस्थित रहेंगे 4 बजे से 6 बजे तक। तो जो भी स्टूडेंट और जुड़ना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स लोगों को या किसी को आप लिंक भेज दिया करें ताकि वो जुड़ सकें। आज शायद संख्या थोड़ी कम है। जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया आप लोग?
जी सर। समझ में आया निखत जी? जी। ठीक है, तो फिर रखता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर कल क्लास करेंगे MSD 11 की क्लास। धन्यवाद सर।